नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की ये हेडलाइंस पर। पुतिन से शिखर बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचना अब ज़ेलेंस्की पर निर्भर। अलास्का में रूस यूक्रेन संघर्ष विराम पर नहीं बनी सहमति। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य जनों ने समाधि स्थल सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मुंबई में आफत भरी बारिश से हाल बेहाल। विक्रोली में भूस्खलन से 2 की मौत, 2 जख्मी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा वृंदावन पहुंचे लाखों श्रद्धालु। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। महाराष्ट्र में भी दही हांडी उत्सव की धूम। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर यह जिम्मेदारी है कि वे उनके और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाएं और रूस के 3 साल से चल रहे आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक समझौता सुनिश्चित करें। निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि अब ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है कि वे इसे पूरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को भी इस बातचीत में थोड़ा शामिल होना होगा, लेकिन ये पूरे तौर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वे यूक्रेन में संघर्ष विराम पर सहमत हों। इससे पहले अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद ट्रंप पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति जरूर की है। ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने नाटो नेताओं और अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं को बैठक की प्रगति से अवगत कराने की बात कही। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठक को सकारात्मक बताते हुए अगली बैठक मॉस्को में कराने का सुझाव दिया। हमारी बातचीत बेहद रचनात्मक और परस्पर सम्मानपूर्ण माहौल में हुई। यह बैठक बहुत ही गहन और उपयोगी रही। मैं अपने अमेरिकी समकक्ष को अलास्का आने के प्रस्ताव के लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ मिलना बेहद तार्किक है। महासागरों से अलग होते हुए भी हम वास्तव में घनिष्ठ पड़ोसी हैं। जब मैं विमान से उतरा और हम मिले तो मैंने कहा, गुड आफ्टरनून प्रिय पड़ोसी, आपको स्वस्थ और जीवित देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 3 बार भारत की कमान संभालने वाले महान नेता को देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। इनके साथ कई गणमान्य हस्तियों ने भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी की पुण्यतिथि है आज, और आपको बता दें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें याद किया है। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदैव अटल पर कई गणमान्य व्यक्ति उस वक्त वहां भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के संस्थापक सदस्य भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मूल्य आधारित राजनीति को आगे बढ़ाते हुए विकास और सुशासन की मजबूत नींव रखी। अटल जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सिद्धांतों और विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया और करगिल युद्ध में दुश्मनों को करारा जवाब दिया। अटल जी अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से हम सभी को राष्ट्र सेवा के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे। श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मैं नमन करता हूं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित सभा में 9वीं और 11वीं कक्षा की छात्राओं समृद्धि और सान्वी पाठक ने भजन प्रस्तुत किए। इन छात्राओं ने अपने भजनों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन जीत लिया और उन्होंने छात्राओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने छात्राओं से मिलकर उनका अनुभव जाना। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर भजन पेश किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने आए। क्या कहेंगे समृद्धि जी? ये तो बिल्कुल ऐसा था, ड्रीम कम ट्रू। मतलब हमें उनके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे भजन सुने, तारीफ की, उन्हें अच्छा लगा। हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत। आप क्या कहेंगे? वही मेरे तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हो गए ये। मतलब बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने हमसे बात करी और वो हमसे मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हमारी तारीफ करी, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने उनके सामने प्रस्तुति दे भी दी। यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अटल जी के समाधि स्थल पर आप लोग आए हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न रहे हैं, कैसा क्या कहेंगे उनके लिए? वो एक ऐसी महान विभूति थे, मतलब उनको हम ना भुला सकते हैं, और उनके जैसा दोबारा कोई आना मतलब बिल्कुल ही असंभव जैसा है। वो उनकी समाधि के लिए उनके प्रार्थना सभा में हमने गाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हम बहुत छोटे से इलाके से आते हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, मतलब बहुत खुश हैं हम। आप 9वीं और 11वीं की छात्राएं हैं, ऐसे में आपने कौन कौन से जो भजन है वो पेश किए थे और कैसा लगता है जब भजन पेश कर रहे हैं? हमने तो अच्युतम केशवम वगैरह, मतलब ऐसे
भजन पेश किए थे। जय जय भैरवी मैथिली गीत हमारे यहाँ का, बिहार का बहुत प्रसिद्ध गीत विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। और भजन जब हम गा रहे थे तब तो हम बिल्कुल गुम थे, अपने उसमें थे, धुन में कहते हैं। सब लोगों को देख रही थी, सब लोगों को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सानवी और समृद्धि पाठक दोनों ही काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनसे मिलने आए, राष्ट्रपति ने इनसे बातचीत की। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। कल ही भारत और दक्षिण कोरिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के चशौती पहुंच गए हैं। इलाके में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री इस बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए चशौती पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए चशौती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पद्दार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चशौती पहुंच गए हैं। आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय अधिकारियों के बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक निकाले गए शवों में से 30 की पहचान कर ली है। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए चशौती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पद्दार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। दुर्घटना के कारण वार्षिक मचैल माता यात्रा स्थगित कर दी गई है। बता दें कि बादल फटने से मचैल माता मंदिर जाने वाले रास्ते में चशौती गांव में घरों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ में एकत्रित तीर्थ यात्रियों सहित कई लोग बह गए थे। और मुंबई में आफत भरी बारिश से हाल बेहाल है। आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। विक्रोली में कल देर रात भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। उधर मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो मुंबई में बारिश से लोग बेहाल हैं। पूरी मुंबई जो है वो बारिश से पूरी तरह से डूब चुकी है और इस तरह आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है सड़कों पर और पूरी जो मुंबई है जलमग्न हो गई है। लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से मुंबई बारिश से बेहाल हो चुकी है और आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुंबई में लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का इस वक्त सामना कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शिशिर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंबई में भारी बारिश से तबाही आ गई है और विक्रोली की बात करें तो वहाँ भूस्खलन भी हुआ है। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग जख्मी भी हुए होंगे। इस वक्त की अगर सूरत हाल आपसे जानना चाहें तो क्या है? कई जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मुंबई के अलग अलग जगह यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त अगर इसके आसार देखें तो मुंबई का खासतौर पर अगर सबर्बन एरिया देखें, कुर्ला, इसके साथ साथ अगर देखा जाए अंधेरी जो कि पश्चिम उपनगर है,
पूर्व उपनगर में चुनाव भट्टी जैसे इलाके हैं, यहाँ पर जो निचले स्तर है वहां पर जो है पानी भर चुका है। जैसे हमने कहा कि कल रात से जो है बारिश हो रही है और इसके कारण जो है यातायात इससे प्रभावित हुए। खासतौर पर अगर बात करें मुंबई लोकल ट्रेन की, जो हार्बर लाइन्स की सेवा है और जो सेंट्रल लाइन की सेवा है, इस पर जो है बारिश का असर दिखाई दे। हालांकि ट्रेन अब तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन इस वक्त धीमी चल रही है क्योंकि कुछ जगह पर पानी जमा हो चुका है। इसीलिए ट्रेन की यातायात जो है थोड़ी देरी से जो है मुंबई में चल रही है। वहीं जो निचले स्तर है मुंबई के, खासकर बैंड्रा, शकाला, देरी, कुर्ला एरिया के खासतौर से यहाँ पर जो है जल भराव इलाके में जो है बारिश हुई थी, यहाँ पर जल भराव दिखाई दे रहा है। हालांकि IMD ने इस वक्त अगर देखा जाए कल जो ऑरेंज अलर्ट है, इस वक्त IMD ने इसको रेड अलर्ट दिया, मतलब मुंबई और मुंबई समेत जो आसपास का इलाका है, तो चाहे थाने, रायगढ़ का इलाका हो, यहाँ पर भी जो है जो प्रशासन ने जो है घोषित किया हुआ है। जी, अगर हम ट्रैफिक की बात करें और लोकल ट्रेन की बात करें जो वहाँ की लाइफलाइन कही जाती है, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से लोगों को, जैसे कि हम देख रहे हैं कि परेशानी का सामना है, तो लोकल ट्रेन किस तरह से वहाँ पर इसका इंतजाम किया गया है? खासतौर पर सबसे पहले ये क्या इंतजाम किए गए। ये जो बारिश हम देख पा रहे हैं, नॉर्मल इसे कहते हैं रेन, इसलिए निचले तरह यहाँ पर जो पानी जो है और इसलिए चाहे वो हम बात करें कुर्ला में, इलाका है जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स है, यहाँ पर साथ ही साथ जो उससे इलाके हैं मुंबई के, वहाँ पर भी जो अलग अलग जगह पर स्टेशन आए गए, पानी वहाँ पर ज्यादा वहाँ पर इसके बावजूद जैसे मैंने कहा बारिश का आज चूंकि मुंबई में भीषण होने के कारण जो है जो प्रमुख रास्ते हैं वहां पर जो है डाइवर्जन किए गए हैं क्योंकि लोगों को इसका ज्यादा असर ना हो, और इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए पुलिस प्रशासन भी अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसकी साफ सफाई के लिए, अपग्रेडेशन के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? मुंबई में अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो मानसून से पहले जो है मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको क्लीन किया जाता है। फिर चाहे जो मीठी नदी की अगर बात करो या फिर अगर हम ज्वार भाटे के वक्त जिस प्रकार से पानी की निकासी मुंबई शहर से समुद्र में होती है, वो जो पॉइंट्स है वहां पर भी जो है स्वच्छता की जाती है। और इस बार भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार के इंतजाम सरकार ने किए थे मानसून शुरू होने से पहले ही, और इसीलिए ड्रेनेज की व्यवस्था अगर देखा जाए, मैंने पहले कहा कि अलग अलग जगह पब्लिक स्टेशन बिठाए गए जो कि ड्रेनेज लाइन को कनेक्ट कर दिए गए। हालांकि ये पानी जो है बारिश समुद्र में छोड़ा जाता है। एक बात इसमें ये भी है कि इस वक्त हालांकि ज्वार भाटे की स्थिति इस वक्त नहीं है, और इसीलिए जो पानी मुंबई में दूसरे शहरों में भरा हुआ है, इसी पंपिंग स्टेशन से जो है समुद्र में जो उसको छोड़ा जाता है। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कुछ जगह है जहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन कार्यरत है, और इसीलिए जल्द से जल्द वहां से पानी की निकासी किस प्रकार से हो, इस पर प्रशासन काम कर रही है। शिशिर, अगर विक्रोली की ही बात करें जहां भूस्खलन हुआ है, तो वहां का जो इलाका है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? किस तरह से रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची हैं और लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? विक्रोली घटना की बात करें तो क्योंकि कल जब बारिश हुई थी तो विक्रोली वेस्ट में जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा ढह गया था। हालांकि उसमें अगर देखा जाए 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जो है इंजोर हो चुके हैं। हालांकि जो इंजोर हो चुके हैं उनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो BMC के साथ साथ जो मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी थी और इमीडिएटली जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन उन्हें शुरू किया था। इस वक्त जो जानकारी प्राप्त हो रही है प्रशासन के अगर देखा जाए ऑफिशियल्स के अगर द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त ये काफी अंडर कंट्रोल है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जो जर्जर इमारतें हैं या फिर जो हम कहें कि बारिश के कारण जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें होती है, उनका मुआयना इस वक्त जो है प्रशासन कर रहा है, जो कि ज्यादा दिक्कत लोगों को वहां पर ना और इस प्रकार की घटना न घटे। लेकिन विक्रोली का अगर इलाका देखा जाए तो ये इलाका थोड़ा सा पहाड़ों पर स्थित है। मुंबई में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के बारिश के दिनों में अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी इलाके है जहाँ पर घर स्थापित है, वहां पर खासतौर पर भूस्खलन के कारण इससे जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। पिछले साल भी हमने देखा कुछ हादसे मुंबई के अलग अलग जगह पर जहाँ पर ये पहाड़ी इलाके वहां पर हुए थे, और इसलिए प्रशासन द्वारा जो है वहां पर वॉल बनाई गई थी, जो खासतौर पर पहाड़ पर जो घर बचाए गए हैं उनको बचाने के लिए एक वॉल जो है खुद की जगह पर बनाई गई, क्योंकि भूस्खलन से सीधा जो है लोगों पर असर ना हो
जो मलबा है वो घरों पर ना आए, इसका भी सरकार ने जो है ध्यान रखा था। हालांकि लेकिन कुछ ऐसे हिस्से मुंबई में अभी भी मौजूद है जहां पर इस प्रकार की समस्या होती है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए जो पुरानी और जर्जर इमारतें हैं वो भी एक समस्या जो है मुंबई वासियों के लिए होती है। तो चाहे वो दक्षिण मुंबई की अगर बात करें, दक्षिण मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की बिल्कुल इमारतें हैं। बिल्कुल रेड अलर्ट पर है इस वक्त पूरी मुंबई और जलमग्न हो चुकी है और इंतजाम किए जा रहे हैं पूरी तरह से कि लोगों को राहत दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि साल 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा GST के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 2 गुना किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में भी जमीन दी जाएगी। और अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएगी जमीनें और इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी भी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अगले 6 महीने में सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार CM नीतीश कुमार की ओर से ये एक बड़ी घोषणा इस वक्त सामने आ रही है और उद्योग लगाने वाले जो उद्यमी हैं उनको 6 महीने में कई सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार सरकार का ये वादा और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार का लक्ष्य भी दिया जाएगा। और राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा हो रही है और कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, GST के लिए प्रोत्साहन राशि को 2 गुना
कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिहार राज्य की ओर से, जहां ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने बताया था कि नीतीश कुमार ने ये एक बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है सोशल मीडिया पर और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। और अब जो घोषणा की गई है उसमें 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और जिससे बिहार के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको बहुत फायदा होगा। बिहार सीएम नीतीश कुमार की ओर से ये एक बड़ी घोषणा की गई है। अगले खबर का रुख कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को धर्म के अनुसार कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहने का मार्ग दिखाया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी ये संकल्प लें कि भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे तथा समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। आस्था, आनंद और उमंग का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर प्रांगण में उमड़ने लगे हैं। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, पुष्प सजावट और पारंपरिक कलाकृतियों से भव्य रूप से सजाया गया है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष मंगला आरती, अभिषेक, कीर्तन और कृष्ण लीलाओं का मंचन श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इस मौके पर डीडी न्यूज की टीम भी मंदिर पहुंची और वहां के संत वली मुरारी दास जी से बातचीत की। तरीके से सुबह से ही जो है भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में लगा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए संत बली मुरारी दास जी हैं। किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस्कॉन द्वारका दिल्ली परिवार की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इस्कॉन द्वारका दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। बहुत ही विशेष दिन है, भगवान का आविर्भाव तिथि है आज। तो पूरा मंदिर आप देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ है, बहुत सुंदर पंडाल बाहर लगा हुआ है। सुबह 4:30 बजे से भगवान का दर्शन यहाँ सबको मिल रहा है। दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं और उनके साथ में 10,000 और वॉलंटियर सेवा में जुटे हुए हैं। रंगोली से आप देख सकते हैं, जगह जगह रंगोलियां हैं। पूरे पंडाल बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल थिएटर फेस्टिवल्स भी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। पुहू, पीहू एंड खुशी जी, जो कि सोनी टीवी के सुपरस्टार सिंगर हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए। और साथ ही साथ यास्मीन सिंह ट्रूप का डांस परफॉर्मेंस भी यहाँ पे है, डॉक्टर यास्मीन सिंह ट्रूप का। तो बहुत ही उत्साह है, पूरी तैयारी यहाँ पे है। बहुत विशेष माहौल है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो ओल्ड एज हैं उनके लिए अलग से लाइन है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, वेटिंग एरिया की व्यवस्था है। बहुत विशेष आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं यहाँ पर, लगातार यहाँ पर पूजा चल रही है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन लाभ लेने के लिए, यहाँ पर कीर्तन में शामिल होने के लिए। और एक अलग ही जो है वातावरण यहाँ पर है, धर्म का वातावरण यहाँ पर है, अध्यात्म का वातावरण यहाँ पर है। और सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो मना रहे हैं। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली।